तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी, जो कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पे इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ना और लोगों को यह बताना कि मानसिक समस्याएं भी उतनी ही वास्तविक हैं जितनी की शारीरिक बीमारियां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर। अगला सवाल है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ सभा 2025। तो दरअसल साल 2025 में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता भारत के पास है। अब यह है क्या ISA, इसे हम आगे जानेंगे। तो इसलिए इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ सभा का आयोजन भारत में किया जाएगा। दरअसल जिस साल इसकी अध्यक्षता यानी कि ISA की अध्यक्षता जिस भी देश के पास होती है उस देश में इसका आयोजन किया जाता है। तो भारत में इस सभा का आयोजन 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारत में कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन ISA और साथ ही भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को पीछे नहीं आगे बढ़ाना और साथ ही नीति निर्धारण, तकनीकी नवाचार, वित्तीय निवेश एवं सदस्य देशों के बीच अनुभव साझा करना। अब क्या है ISA? तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसकी स्थापना साल 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी, जो कि पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, यानी कि भारत में है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे देशों को एकजुट करना जो कि ज्यादातर समय सूर्य की सीधी रोशनी में रहते हैं, खास तौर पे मकर रेखा के दोनों तरफ स्थित 121 देशों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दरअसल हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अब यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और हाल ही में इसके नाम को बदलकर लोकनायक DB पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस पे लागत कितनी आई है? तो 19,650 करोड़ रुपए और 1,660 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे शुभांशु शुक्ला नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अब क्या है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025? तो दरअसल यह राष्ट्रीय छात्र नवाचार और समस्या समाधान प्रतियोगिता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रेरित करना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनौतियों साथ विषयों पर अपने विचार तैयार कर सकें। और इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, साथ ही अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। और इसके मुख्य विषय रखे गए हैं 4, यानी कि पहला है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि स्वावलंबी प्रणालियां और समाधान तैयार करना। अगला है स्वदेशी, यानी कि देशी नवाचार और घरेलू संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। तीसरा है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय उत्पादों, कारीगरी साथ ही स्थानीय संसाधन पर जोर दिया जाएगा। और चौथा है समृद्ध भारत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। अगला सवाल है, हाल ही में मेघालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो दरअसल हाल ही में मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन नियुक्त किए गए हैं, जो कि राज्य के 14वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। अब मेघालय उच्च न्यायालय तो दरअसल इसकी स्थापना 25 मार्च साल 2013 को की गई थी और इससे पहले यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत था और इसकी स्थापना के बाद इसकी पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी मीना कुमारी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस सौमेन सेन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 तो दरअसल यह साप्ताहिक जागरूकता अभियान है और इसका आयोजन हर साल भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा किया जाता है और इसका आयोजन हर साल 6 से 10 अक्टूबर तक ही किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है डाक सेवाओं की भूमिका, साथ ही विविधता और प्रासंगिकता को आम लोगों तक पहुंचाना। और हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को, जो कि हर साल मनाया जाता है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 10 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के कराहंते पे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराने टी आकार का पत्थर खोजा गया है? तो दरअसल हाल ही में 12,000 वर्ष पुराने टी आकार के पत्थर की खोज तुर्की में की गई है, जिसपे कि मानव चेहरे की आकृति उकेरी हुई है। अब तुर्की तो दरअसल यह एशियाई देश है और पहले इसका नाम था तुर्की, जिसे कि साल 2022 में बदलकर इसके नाम को तुर्की किया गया और इसकी राजधानी है अंकारा और इसकी मुद्रा है टर्किश लीरा। और तुर्की अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से, पूर्व में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान से, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया से, उत्तर में काला सागर से, पश्चिम में एजियन सागर से और दक्षिण में भूमध्य सागर से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। अगला सवाल है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 तो दरअसल यह नोबेल पुरस्कार का हिस्सा है। अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हंगरी के उपन्यासकार लास्लो क्रास्नाहोरकई को चुना गया है, जिन्हें कि 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा साल 2024 में साहित्य का नोबेल दिया गया था होन कांग को, जो कि दक्षिण कोरिया की महिला थी और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं अभी तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्लो क्रास्नाहोरकई। तो अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या? तो दरअसल 24 जून साल 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल तो दरअसल यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे और डायनामाइट के आविष्कारक भी। जबकि साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी डोनाल्ड और साथ ही फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। यानी कि जिस साल हर क्षेत्र के लिए जो विजेता चुने जाते हैं, उन्हें 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर सम्मानित किया जाता है। और यह अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। ये कौन से हैं? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। और एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही यह सम्मान दिया जा सकता है। इसके अलावा शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसके अलावा शेष सभी दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अब नोबेल पुरस्कार और भारत।
तो दरअसल अभी तक 10 भारतीय इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये 10 भारतीय अब कौन से हैं? तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि साल 2013 में सम्मानित किया गया था साहित्य के लिए, और दूसरे थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें कि साल 1930 में भौतिकी के लिए यह सम्मान दिया गया था। अगले थे हरगोविंद खुराना, जिन्हें कि साल 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। चौथी थी मदर टेरेसा, जिन्हें कि साल 1979 में शांति के लिए यह अवार्ड दिया गया था। पांचवें थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें कि साल 1983 में भौतिकी के लिए यह सम्मान दिया गया। छठे थे अमर्त्य सेन, जिन्हें कि साल 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। सातवें थे वीएस नायपॉल, जिन्हें कि साल 2001 में साहित्य के लिए यह अवार्ड दिया गया। आठवें थे वेंकट रमण रामकृष्ण, जिन्हें कि साल 2009 में रसायन के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया। और नौवें थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें कि साल 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 10वें थे अभिजीत बनर्जी, जिन्हें कि साल 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है, शांति के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 तो दरअसल इससे मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया जाएगा, जो कि वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। साल 1992 में इन्होंने एट नया फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य है कराकस यानी कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में वंचित बच्चों की सहायता करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारिया कोरिना मचाडो। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया गया है? तो स्वदेशी मेला तो दरअसल इसका आयोजन 9 अक्टूबर से किया जा रहा है और यह अगले 10 दिनों तक चलेगा। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसका उद्देश्य है एमएसएमई, हस्तशिल्प, खादी, हथकरघा, पारंपरिक एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर। अगला सवाल था, हाल ही में जारी ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, राजगीर। अगला सवाल था, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, फिलीपींस। अगला सवाल था, हाल ही में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, लोकनाथ डीबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल था, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला सवाल था, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला सवाल था, रसायन के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मणिपुर।